किसानों की फसलों के जोखिम को कम करने के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आज पूरे हुए 5 साल। इस योजना के तहत अब तक 90,000 करोड़ रुपए के दावों का किया गया भुगतान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को युवा संसद महोत्सव समापन अवसर पर युवाओं का आह्वान करते हुए कहा, सार्वजनिक जीवन में शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी बेहद अहम। युवा राष्ट्र निर्माण में निभाएं अग्रणी भूमिका। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर लगाई रोक। न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति की भी बनाई। और कोरोना टीकाकरण के लिए खुराक की पहली खेप पहुंची लखनऊ। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा, टीकाकरण के लिए प्रदेश है पूरी तरह तैयार, कोविड प्रोटोकॉल का होगा पालन। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। विभिन्न कारणों से किसानों को होने वाले फसल के नुकसान से बचाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने आज सफलतापूर्वक 5 साल पूरे कर लिए हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से 5 वर्ष पहले 13 जनवरी 2016 को देश के किसानों के लिए फसलों के जोखिम कवरेज को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया था और प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दी गई थी। देश भर में किसानों को सबसे कम और समान प्रीमियम पर एक व्यापक जोखिम समाधान देने के लिए इस योजना की परिकल्पना की गई थी और इस योजना में साल भर में लगभग 5.5 करोड़ किसानों के आवेदन आते हैं। अब तक योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया जा चुका है। आधार सीडिंग ने किसान के खातों में सीधे दावा निपटान में तेजी लाने में मदद की है। कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान भी लगभग 70 लाख किसानों को लाभ हुआ है और 8,741.30 करोड़ रुपए के दावे लाभार्थियों को हस्तांतरित किए गए हैं। किसानों के लिए शुरू से अंत तक जोखिम को कम करने की व्यवस्था के रूप में योजना में बुवाई से पूर्व चक्र से लेकर कटाई के बाद तक फसल के पूरे चक्र को शामिल किया गया है, जिसमें रोकी गई बुवाई और फसल के बीच में प्रतिकूल परिस्थितियों से होने वाला नुकसान भी शामिल है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सफलतापूर्वक 5 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि देश के अन्नदाताओं को प्रकृति के प्रकोप से सुरक्षा प्रदान करने वाली पीएम फसल योजना ने आज 5 साल पूरे हो गए हैं। इस स्कीम के तहत नुकसान का कवरेज बढ़ने और जोखिम कम होने से करोड़ों किसानों को लाभ हुआ है। इसके सभी लाभार्थियों को मेरी बहुत बहुत बधाई। पीएम ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि पीएम फसल योजना ने कैसे किसानों को अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित किया है, दावों के निस्तारण में कैसे पूरी पारदर्शिता बरती गई है। पीएम एफबीवाई से संबंधित ऐसी सभी जानकारियां नमो ऐप के योर वॉइस सेक्शन में रखी गई हैं। जानें और शेयर करें #फसल बीमा और सफल किसान। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के मौके पर पीएम मोदी ने देश के युवाओं को संबोधित किया तो राजनीतिक स्थिति से रूबरू भी कराया। पीएम मोदी ने सार्वजनिक जीवन में शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी को बेहद अहम बताया तो युवाओं से राष्ट्रीय निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का भी आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को युवा शक्ति पर विश्वास करने वाला व्यक्ति बताया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह के संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्र का भाग्य विधाता बनना चाहिए, इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि भारत के भविष्य का नेतृत्व करें और आपकी ये जिम्मेदारी देश की राजनीति को लेकर के भी है, क्योंकि राजनीति, पॉलिटिक्स देश में सार्थक बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम है। पीएम मोदी ने कहा कि आज बदलाव आया है और राजनीति में ईमानदार लोगों को भी मौका मिल रहा है। ईमानदारी और प्रदर्शन आज की राजनीति की पहली अनिवार्य शर्त होती जा रही है। पीएम ने कहा कि कुछ बदलाव बाकी हैं और ऐसे बदलाव देश के युवाओं को ही करने हैं। राजनीतिक वंशवाद ऐसी ही चुनौती है जिसे जड़ से उखाड़ना है। ये बात सही है कि अब केवल सरनेम के सहारे
चुनाव जीतने वालों के दिन लदने लगे हैं, लेकिन राजनीति में वंशवाद का ये रोग अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका विचार, जिनका आचार, जिनका लक्ष्य सब कुछ अपने परिवार की राजनीति और राजनीति में अपने परिवार को बचाने का ही है। साथियों, ये राजनीतिक वंशवाद लोकतंत्र में एक नए रूप के तानाशाही के साथ ही देश पर अक्षमता का बोझ भी बढ़ा देता है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारे युवा खुलकर अपनी प्रतिभा और अपने सपनों के अनुसार खुद को ही विकसित कर सके। इसके लिए आज एक माहौल और इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। देश में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, उसका भी बहुत बड़ा फोकस व्यक्ति निर्माण पर है। ये पॉलिसी युवाओं की इच्छा, युवाओं के कौशल, युवाओं की समझ, युवाओं के फैसले को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि जो समाज संकटों में भी प्रगति के रास्ते बनाना सीख लेता है, वो समाज अपना भविष्य खुद लिखता है। पीएम मोदी ने कहा कि देश आजाद हो गया है, लेकिन आज भी स्वामी जी हमें प्रेरणा देते हैं। उनके विचार आज भी हमें उतने ही प्रभावित करते हैं। नए कृषि कानूनों पर लंबे समय से बने गतिरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने समाधान के लिए एक कमेटी बनाने का आदेश दिया है, जो अपनी रिपोर्ट को कोर्ट को सौंपेगी। इस आधार पर कोर्ट अंतिम फैसला लेगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने तीनों नए कानूनों पर अगले आदेश तक लागू करने पर रोक लगा दी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री से हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने मुलाकात कर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर समर्थन जताया। 3 नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं और दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर मंगलवार को देश की सर्वोच्च अदालत में आगे की सुनवाई हुई। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले से जुड़े सभी पक्षों की राय सुनने के बाद किसान संगठनों और सरकार के बीच गतिरोध को खत्म करने के लिए 4 सदस्यों वाली समिति का गठन करने का फैसला सुनाया। 4 सदस्यीय समिति के सदस्यों को रिपोर्ट सौंपने के लिए पहली बैठक से 2 महीने का समय दिया गया है। समिति में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.एस. मान, शेतकरी संगठन के अनिल घनवत, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। समिति किसानों और सरकार के नुमाइंदों के बीच बातचीत करेगी और इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर फिलहाल अगले आदेश तक रोक लगा दी है। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया है कि नए कृषि कानूनों पर रोक अनिश्चित काल के लिए नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट और किसान संगठन और भारत सरकार ये आपस में किसानों में विश्वास पैदा करे। जब विश्वास पैदा होगा तो आगे प्रोसीडिंग बहुत अच्छी होगी। इससे पहले कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने वाले एडवोकेट एम.एल. शर्मा ने अदालत को बताया कि किसानों ने कहा है कि वे अदालत द्वारा गठित किसी भी समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे। समिति के पास न जाने की बात पर किसानों को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम विरोध प्रदर्शनों से प्रभावित नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के बारे में भी चिंतित हैं। हम अपने पास मौजूद शक्तियों के अनुसार समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो शक्तियां हैं उनमें से एक है कि हम कानून को निलंबित करें और एक समिति बनाएं। अदालत ने कहा कि ये राजनीति नहीं है, राजनीति और न्यायतंत्र में फर्क है और आपको सहयोग करना ही होगा। हम एक समिति इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारे पास स्पष्ट तस्वीर हो। हम यह तर्क नहीं सुनना चाहते कि किसान समिति में नहीं जाएंगे। अदालत ने यह भी कहा कि हम समस्या को हल करने के लिए देख रहे हैं। अगर आप अनिश्चितकालीन आंदोलन चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। जो लोग सही में समाधान चाहते हैं वे समिति के पास जाएंगे। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि किसान अब भी तीनों कानूनों को रद्द करने और आंदोलन जारी रखने पर अड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वह सर्वमान्य है और निश्चित रूप से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। और जो ये कमेटी बनी है उस कमेटी के माध्यम से निश्चित रूप से पूरे देश के जो किसान हैं उनकी भी राय ली जाएगी। एक्सपर्ट है जो इस एग्रीकल्चर के अंदर, उनकी भी राय होगी
किसानों को जब ये लगेगा कि हाँ ये हमारे हित में है और उस कमेटी के माध्यम से जब बातचीत होगी और जब सुप्रीम कोर्ट इन बिलों को ठीक समझेगा उस समय या तो एज इट इज नहीं तो कुछ संशोधनों के साथ या इनको समाप्त करने की बात भी कहेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट के ही हाथ में है। अब चूंकि गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में गई है और इसकी सुनवाई के बाद और मैं समझता हूँ इसका निर्णय जो होगा वो सबको स्वीकार्य होगा। प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की ओर से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए 4 वरिष्ठ वकील मंगलवार की सुनवाई में शामिल नहीं हुए। इस बीच कोर्ट ने केंद्र से बुधवार तक उन आरोपों पर हलफनामा मांगा है जिनमें ये कहा जा रहा है खालिस्तान समर्थक कुछ संगठन प्रदर्शन में घुसपैठ कर चुके हैं। इन आरोपों पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट में कहा कि इस तरह की रिपोर्ट एजेंसियों को मिली है। वहीं दिल्ली पुलिस की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा जिसमें किसानों द्वारा दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने पर रोक लगाने की मांग की गई है। हालांकि प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि दिल्ली में किसे प्रवेश करने देना है और किसे नहीं, ये सारे अधिकार दिल्ली पुलिस के पास हैं और वो कानून सम्मत कार्रवाई करे। फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत ने कृषि कानूनों पर गतिरोध खत्म करने के लिए अहम फैसला देकर एक बड़ी पहल की है। अब गेंद किसानों के पाले में है कि वो आंदोलन पर आगे क्या रणनीति तय करते हैं। 16 जनवरी से देश में शुरू होने वाले कोरोना टीकाकरण से पहले सारी तैयारियां जोर-शोर से पूरी की जा रही हैं। देश के 13 शहरों में वैक्सीन की किट को पहुंचाया गया तो बाकी शहरों में भी टीके पहुंचाने पर काम हो रहा है। देश में 3 दौर का ड्राई रन पहले हो चुका है ताकि टीकाकरण के समय किसी प्रकार की दिक्कतें न आने पाएं। ये टीकाकरण दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना टीके की खेप पहुंचने के साथ ही इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई का आगाज हो गया। देश में भले ही कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन मंगलवार को इसकी पहली खेप पहुंचने के साथ ही इसके वितरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये अभी फाइनल हिस्टोरिकल मोमेंट आया कि वैक्सीन एक्चुअली रिलीज होके जा रही है हमारी फैक्ट्री से, तो बहुत खुशी का दिन है। और अभी हमारा मेन चैलेंज है कि पूरे देश को, सब लोगों को ये वैक्सीन पहुंचानी है। हरियाणा के करनाल, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में 4 बड़े स्टोर हैं जहां वैक्सीन स्टोर की जा रही है। राज्य में कम से कम 1 रीजनल वैक्सीन स्टोर है। उत्तर प्रदेश में 9, एमपी में 5, गुजरात में 4, केरल में 3, जम्मू कश्मीर में 2, कर्नाटक और राजस्थान में 1 रीजनल वैक्सीन स्टोर हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वैक्सीनेशन की तैयारी रखने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शुरू में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन दी जाएगी। मंत्रालय ने जानकारी दी कि 54,72,000 डोज मंगलवार को पहुंचाया गया है। 14 जनवरी तक 100% वैक्सीन पहुंच जाएगी। पहली प्राथमिकता में पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज में काम करने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिनका वैक्सीनेशन 16 तारीख से प्रारंभ होगा। इसमें लगभग 1 करोड़ लोग हैं। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उसमें 2 करोड़ लोग हैं। उसके बाद प्रायोरिटाइज्ड एज ग्रुप्स हैं, जिसमें 27 करोड़ लोग हैं, 50 साल से ऊपर वाले और 50 साल से नीचे कोमॉर्बिडिटी वाले लोग। ये दोनों वैक्सीन सेफेस्ट ऑफ द वैक्सीन है। इनका अगर आप डेटा देखें, हजारों व्यक्तियों में इनको टेस्ट किया गया है, दोनों वैक्सीन को कुल मिला के अगर आप देखें तो साइड इफेक्ट्स आर नेग्लिजिबल। और किसी भी जितने भी वैक्सीन हैं हमारे टेटनस टॉक्सर से लेके हेपेटाइटिस तक, तो उनके साथ भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये उनमें कम से कम साइड इफेक्ट्स वाले, एडवर्स इफेक्ट वाले वैक्सीन है। दिल्ली के कार्गो टर्मिनल पर भी 2 कंसाइनमेंट्स पहुंचे, जिसमें से एक कंसाइनमेंट को करनाल भेजा गया और दूसरे को राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट भेजा गया। ये जो खेप है भारी सुरक्षा के बीच, इसको टेम्परेचर के मापदंड के द्वारा अलग अलग यूनिट्स में पहुंचाया जा रहा है। करनाल में बड़ा कोल्ड स्टोरेज है तो इसलिए यहां से करनाल भेजा गया। कोरोना टीके की पहली खेप पहुंचते ही इसके वितरण को लेकर तंत्र ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके भंडारण से लेकर वितरण तक की व्यवस्था पर राज्य सरकारें निर्देशों के मुताबिक काम कर रही हैं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन ने कहा कि इसके बाद टीके को अन्य स्थान पर भेजा जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के भंडारण केंद्रों पर पुलिस की व्यवस्था
की जाएगी। We got 45 cartons of this Covishield from Pune. It will be redistributed to 10 regional cold chain centers. From the regional cold chain center, it will go to 51 district level walk-in coolers, all maintained with the cold chain. The transportation will be entirely without compromising the cold chain requirement. प्रत्येक मंडलीय मुख्यालय में जो स्टोरेज पॉइंट्स हैं उनको स्टेट स्टोरेज पॉइंट कहा गया है, तो वहाँ पे व्यापक पुलिस व्यवस्था होगी और वहाँ पूरी लाइटिंग की, वहाँ एक सशस्त्र गार्ड लगाया जाएगा, वहाँ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होंगे तथा उसको लगातार मजिस्ट्रेट और हमारे गस्टेड अफसर जो पुलिस के हैं उसके द्वारा चेकिंग कराई जाएगी। इस बीच टीकों के निर्यात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इसे लेकर अगले कुछ हफ्तों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। Serious issue. I would do my homework and sort of double check it, or I actually go from. But I don't think we're looking at too long a period. कोविड-19 के लिए टीकाकरण पिछले 3-4 सप्ताह से लगभग 50 देशों में चल रहा है और अब तक करीब 2.5 करोड़ लोगों को ही टीका लग पाया है। भारत का लक्ष्य अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का है। राज्य सरकारों को पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाने के लिए कोई खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। इस लागत का वहन केंद्र सरकार करेगी। 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान के लिए 1,60,000 खुराक की पहली खेप लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर पहुंची। वैक्सीन की इस पहली खेप को स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि कोरोना वॉरियर्स की फ्रंटलाइन के 9 लाख लोगों को प्रदेश में वैक्सीन लगाए जाने के लिए 11 लाख डोज आने वाले दिनों में प्रदेश को प्राप्त हो जाएंगी। वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर टीकाकरण बूथों की संख्या निर्धारित की जाती रहेगी। वैक्सीन की पहली खेप को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोरोना टीकाकरण के अभियान के लिए पहली खेप आज राजधानी लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर कार्गो विमान से पहुंची, जिसका स्वागत उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने किया। आज लखनऊ मंडल के लिए 1,40,000 वैक्सीन आ चुकी हैं। इस समय वो लोड हो रहा है हमारे यहाँ और वो हमारे सेंट्रल गोडाउन जो लखनऊ में जहाँ हमारे परिवार कल्याण का जो कार्यालय है उसके बगल में वहाँ पर है, तो वहाँ पर रखा जाएगा। वहीं से मंडल के अंदर जितने जनपद है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी 1,60,000 है, हमारा अलॉटमेंट 11 लाख का बताया गया है, वो भी अलग अलग मंडलों पर बताया गया है, तो सब मिला के 11 लाख है। तो जैसे जैसे आएगा हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे और जितना भी हमको फाइनली मिलेगा 16 के पहले, उसी हिसाब से हम उतना वैक्सीनेशन के सेंटर को बढ़ाएंगे, घटाएंगे या जैसे भी करेंगे। तो पहली खेप में 1,60,000 डोज आई हैं और आने वाले 2-3 दिनों में 11 लाख से अधिक डोज जो है यहाँ पर पहुँचने की बात कही जा रही है। और इसी के साथ प्रथम पंक्ति के कोरोना वॉरियर्स को लगाई जाने वाली डोजेस के बाद जो है जिस तरह से खुराक मिलती जाएगी उसी तरह से इस टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाया जाता रहेगा। रामजी वाजपेयी के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज लखनऊ। कोविड वैक्सीन की पहली खेप लखनऊ पहुंच गई है। 16 जनवरी से प्रदेश में कोविड वैक्सीन का टीकाकरण किया जाएगा। प्रदेश में कोविड वैक्सीन लगाने की क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर दूरदर्शन संवाददाता अमित कनौजिया से बातचीत में प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि टीकाकरण के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। कोविड वैक्सीन लखनऊ पहुंच चुकी है और हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अमित मोहन जी हैं। उनसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की क्या तैयारियां हैं कोविड वैक्सीन को लगाने को लेकर के। सर, क्या तैयारियां की गई, जैसा कि वैक्सीन लखनऊ पहुंच चुकी है, अब आगे की क्या प्रक्रिया है आपकी? देखिए, वैक्सीन अब हमारे प्रदेश में आ गई है और 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ होगा। इसके लिए हम लोगों ने 2 बार पूरे प्रदेश व्यापी ड्राई रन भी किया है और पूरी तैयारी है। अब हम वैक्सीन जो अभी आई है वो सभी जनपदों को भेजेंगे और जहाँ जहाँ हमारे कोल्ड चेन के पॉइंट्स हैं वहाँ पर वो वैक्सीन स्टोर कर ली जाएगी और 16 को जब वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ होगा तो हमारी टीमें जो कि बिल्कुल तैयार हैं वो जहाँ वैक्सीनेशन के सत्र चलेंगे वहाँ जाएंगी, वैक्सीन वहाँ पहुँचाई जाएगी और लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा लगाने के लिए? क्या प्रायोरिटीज सेट की गई आपकी सरकार द्वारा या केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई उसी के तरीके पे जाएंगे? राज्य सरकार बिल्कुल जो प्रोटोकॉल केंद्र सरकार तय कर रही है उसका पालन कर रही है
लोगों में वैक्सीन लगाने के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उसको लेकर के थोड़ी सी जानकारी का अभाव है, अगर आप थोड़ी सी जानकारी हमारे चैनल के जरिए दे सकें। जो देखिए, प्रथम चरण में जो हेल्थ केयर वर्कर्स का होना है उसका रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं, उन सबों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जो रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाया है उसके आधार पर उनको सत्र आवंटित हो जाएंगे कि उनको कहाँ पर टीकाकरण करवाना है। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है और जब 50 से ऊपर वालों का क्रम आएगा उसके पहले ही फिर हम उनका भी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करेंगे। हर व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, प्री रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और जब वो रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो उनको एक जो भी फ़ोन नंबर वो देंगे, और ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास फ़ोन नहीं है तो वो नहीं करवा सकता है, एक फ़ोन नंबर से भी 5 लोग करवा सकते हैं। तो उनको उसी फ़ोन पर सूचना चली जाएगी कि आपको किस तारीख को किस स्थान पर जाकर के टीकाकरण करवाना है। और जो वैक्सीन जब लगेगी तो भी एक डोज से काम नहीं होता है, जब तक कि डोज न लग जाए और उसके बाद भी 2 सप्ताह का समय न बीत जाए। अर्थात जब वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा, जिस व्यक्ति को पहली डोज लगाई जाएगी उससे भी लेकर के कम से कम 42 दिन का समय लगेगा जब उनके भीतर पूरी तरह से प्रतिरोधक क्षमता बनेगी। इसलिए सावधान रहिए और जो सावधानी के तरीके हैं, बचने के तरीके हैं संक्रमण से, उसका इस्तेमाल निरंतर अभी करते रहना है हमको। तो ये थे अमित मोहन प्रसाद जो कि बता रहे थे कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के प्रदेश सरकार की तैयारियां पूरी हैं और 16 जनवरी से वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही उन्होंने अपील की है लोगों से जिनको वैक्सीन लगे और जिनको वैक्सीन लगने का इंतजार है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और कोविड प्रोटोकॉल जो बनाया गया है उसको पूर्ण रूप से अपनी जिंदगी में फॉलो करते रहें ताकि कोरोना संक्रमण से बच सकें। दिनेश सिंह के साथ अमित कनौजिया, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। देश में वन क्षेत्र के साथ साथ बाघों, एशियाई शेरों और तेंदुओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय उद्यानों, चिड़ियाघरों और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर अलग अलग रिपोर्ट जारी करते हुए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात पर खुशी जताई और कहा कि भारत ऐसा करने वाला पहला देश है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाघों, शेरों और तेंदुओं की लगातार बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि भारत का पारिस्थितिकी संतुलन लगातार बेहतर हो रहा है। भारत एक तरह से अगुवाई कर रहा है, पहला देश है एक तरह से कि जो अपने नेशनल पार्क एंड सैंक्चुअरीज, मरीन पार्क्स और जूज तीनों के मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशंस रख रहा है, प्रकाशित कर रहा है। और हम छुपाएंगे क्यों? क्योंकि भारत ने करके दिखाया जो अनेक देशों को संभव नहीं हो पाया। हमारी वन संपदा बढ़ी है, पिछले 6 सालों में 15,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा ट्री कवर देश का बढ़ा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका गांधी मंगलवार इसौली विधानसभा के बल्दीराय ब्लॉक के ठाकुर तिवारी का पुरवा अरवल बाजार गांव में जिला पंचायत से बनी इंटरलॉकिंग सड़क उद्घाटन समारोह में शामिल हुई। सांसद मेनका गांधी ने कहा कि सुल्तानपुर को विकास व सुशासन का मॉडल बनाना हमारी प्राथमिकताओं में है। मैं 200 करोड़ रुपए से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा व किसानों के लिए उपयोगी कृषि विज्ञान केंद्र इस क्षेत्र में बना रही हूं। 10 करोड़ की लागत से बनने वाले FM रेडियो स्टेशन की सौगात भी जल्द मिलेगी। यहां पर स्वीकृति हुए मेडिकल कॉलेज बनने की जल्द शुरुआत के लिए उसका प्रयास कर रही हूं। एक तो है बड़े काम करना ताकि घर की तरक्की। तो जब से मैं आई हूँ 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की चीजें आए। मिसाल आपके अमाहट का अभी मैं नया लाई हूँ फ्लाईओवर, शहर को के सारे सड़कों को बढ़ा करके ताकि लोगों को फायदा हो। धनगढ़गंज में लोग खेती नहीं कर पा रहे थे, अभी 6 करोड़ रुपए का हम लोग वहाँ पूरा उनकी नालियां और पुल बनाने के लिए मैं लाई हूँ। मुजफ्फरनगर में प्रदेश के पंचायती राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि निजी कंपनियों के सहयोग से बिना किसान
का विकास नहीं किया जा सकता। वामपंथी विचारधारा देश के विकास को रोकना चाहती है। देश की व्यवस्था को बाधित किया जा रहा है। जिला पंचायत की आवासीय कॉलोनी में सामुदायिक भवन का शिलान्यास करने के बाद कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। सरकार ये प्रयास कर रही है कि खेती में रोजगार किस प्रकार बढ़े। शुगर मिल लगे शुगर मिल, तो उस क्षेत्र का शुगर मिल गन्ना आरक्षित होता नहीं होता। तो जब आलू आरक्षित हो जाएगा, आलू में क्या पता रही है। सरकार निवेश करना चाहती है, सरकार के पास पैसा नहीं, क्या करें, इसलिए निजी क्षेत्र में कर कुछ नहीं होगा। शुगर मिल तुम्हारी क्या खेत जमीन ले गए, छीन के ले गए? आप बताओ, वही तो कॉन्ट्रैक्ट है और क्या है। लेकिन वामपंथियों की विचारधारा देश की गति को, विकास की गति को रोकने की। आप उदाहरण दे, उन्होंने देश के विकास के कदमों को रोकने का काम किया, वही काम कर रहे हैं। प्रदेश सरकार स्कूली बच्चों को कड़कड़ाती ठंड में तोहफा दे रही है। जौनपुर में बेसिक शिक्षा विभाग प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को स्वेटर और गर्म कपड़े वितरित करा रहा है। जौनपुर जिले के करंजा कला ब्लॉक के लाडलीपुर प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों ने कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए छात्र छात्राओं को स्कूली स्वेटर व जूते वितरित किए। गर्म कपड़े और ड्रेस पाकर छात्रों ने खुशी जाहिर की। खंड शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि विकास खंड करंजा कला क्षेत्र के विद्यालयों में 23,050 छात्र छात्राओं को गर्म कपड़े और ड्रेस वितरित किए गए हैं। समथिंग है 23,230 या 250 है। चूंकि नामांकन निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि 30 सितंबर की छात्र संख्या 22,662 थी। तो 22,662 के सापेक्ष हमारे ड्रेस, स्वेटर और जूतों का वितरण किया जा रहा है। आज हमारे विद्यालय पर स्कूल के बच्चों को ड्रेस वितरित किया गया। क्लास वाइज बच्चों को बुला के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और एक बच्चों को ड्रेस दिया गया। हमारे विद्यालय में टोटल 173 बच्चे हैं। इस समय सभी को हम लोग ड्रेस देंगे। ये सरकार के द्वारा दिया जाता है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। किसानों की फसलों के जोखिम को कम करने के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आज पूरे हुए 5 साल। इस योजना के तहत अब तक 90,000 करोड़ रुपए के दावों का किया गया भुगतान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को युवा संसद महोत्सव समापन अवसर पर युवाओं का आह्वान करते हुए कहा, सार्वजनिक जीवन में शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी बेहद अहम। युवा राष्ट्र निर्माण में निभाएं अग्रणी भूमिका। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर लगाई रोक। न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति भी बनाई। कोरोना टीकाकरण के लिए खुराक की पहली खेप पहुंची लखनऊ। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा, टीकाकरण के लिए प्रदेश है पूरी तरह तैयार। कोविड प्रोटोकॉल का होगा पालन। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।